अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो लेक्चर है ना, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप ये जो रिसर्च क्वेश्चन होता है, ये आप किस तरह लिखते हैं, किस तरह बनाते हैं। आपका चाहे थीसिस हो, चाहे डिसर्टेशन हो, चाहे आप एक प्रपोज़ल बना रहे हो, तो जो रिसर्च क्वेश्चन होता है, ये किसी भी रिसर्च का, थीसिस का या किसी डिसर्टेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। बेसिकली हम रिसर्च क्वेश्चन में जो हमारा एक रिसर्च प्रॉब्लम होता है, जो हमने लिटरेचर रिव्यू पढ़ के या रिसर्च करके हमने निकाला होता है, हम बेसिकली इसमें वो चीज़ एड्रेस कर रहे होते हैं। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये बेसिकली क्वेश्चन होता है, जिसमें हमारा जो थीसिस होगा या जो हमारी जो डिसर्टेशन होगी, वो हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अटेम्प्ट करेगी। ठीक है? उसके लिए हम मेथोडोलॉजी लिखेंगे, उसके लिए हम डाटा एनालिसिस करेंगे, ये तमाम चीज़ें होंगी। तो बेसिकली जो रिसर्च क्वेश्चन होता है, वो आपकी जो थीसिस की जो डायरेक्शन है, जो आपका जो प्रॉब्लम है, उसको बेसिकली डिफाइन करता है और उसको ये रिस्पॉन्स करता है। तो जो एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन होगा, वो उसकी एक क्लियर बात ये होगी कि ऐसा रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए जो कि क्लियर हो, जो आप एक बार पढ़ें या बताएं तो आपके सुपरवाइज़र को समझ आ जाए, आपको भी समझ आ जाए और आपका जो ऑडियंस होंगे उनको भी समझ आ जाए। ठीक है? फिर ये इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये होना चाहिए कि क्लियर होना चाहिए, आपका रिसर्च फोकस्ड होना चाहिए। फोकस का मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नैरो भी नहीं होना चाहिए, यानी कि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप ऐसा रिसर्च क्वेश्चन नहीं बना सकते कि जिस पे आप रिसर्च ही ना कर सकें। अब मसलन आप एक स्टूडेंट हैं, आपका एमएस का थीसिस है या पीएचडी का है, तो आप जहाँ तक आपकी रीच होगी, जहाँ तक आपकी अप्रोच होगी, यानी कि जब आप डाटा कलेक्शन करेंगे, अगर आपकी प्राइमरी स्टडी है, तो वो जो रीच होगी वो ताकि आप उसको कलेक्ट भी कर सकें। मसलन अगर आपने कहीं लिख लिया कि मैं जो है ना पूरे पाकिस्तान में जितने भी आईटी के जो ग्रेजुएट्स हैं उन पे मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ, उनकी बिहेवियर पर रिसर्च करना चाह रहा हूँ, तो क्या ये फिर पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इसको नैरो डाउन करेंगे, आप इसको फोकस्ड करेंगे। ठीक है? फोकस्ड मैं आपको आगे बता देता हूँ फर्दर भी कि फोकस का हमारा फर्दर क्या मतलब हो सकता है। स्पेसिफिक होना चाहिए, जिस तरह ये बेबी मैंने को एग्जांपल दी, कि स्पेसिफिक भी है, किस लिए स्पेसिफिक है, मैंने स्टूडेंट्स की बात कर ली। लेकिन आप ये देख लें कि ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, मतलब आप पूरे पाकिस्तान से किस तरह कर सकेंगे। हाँ, अब ये फोकस तब हो जाएगा जब मैं कह दूंगा कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ठीक है? अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी मैं कर सकता हूँ कि मैं किसी सिटी में कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन लाहौर, इन इस्लामाबाद, तो ये क्या हो जाएगा, नैरो डाउन हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट। फिर ये स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि जो आपके जो वेरिएबल्स हैं और उनके जो रिलेशनशिप हैं वो भी कोई स्पेसिफिक्स होने चाहिए। फिर ये रिसर्चेबल होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, आप एक थीसिस कर रहे हैं, आप एक डिसर्टेशन कर रहे हैं, तो वो आपकी तभी सक्सेसफुल होगी कि जब वो आप उस पर रिसर्च कर सकें। ऐसा कोई रिसर्च क्वेश्चन आप नहीं बना सकते कि जो आप कर ही ना सकें, आप उसको अप्रोच ही ना कर सकें, क्योंकि आपके पास ना तो अनलिमिटेड बजट होगा, आपके पास टाइम भी कम होगा, आपने एक सेमेस्टर में अपना थीसिस ख़त्म करना है और वो सबमिट करवाना है। तो आपने ये तमाम चीज़ें माइंड में रखनी है और आपने टॉपिक भी ऐसा ही सेलेक्ट करना है जिसका आपको लगे कि आप रिसर्च क्वेश्चन ऐसा बना सकते हैं कि जो रिसर्चेबल भी हो। ठीक है? और जो वाकई किसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता हो। फिर नेक्स्ट भी है, रेलिवेंट होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है? रेलिवेंट का मतलब ये है कि आपकी ज़ाहिर बात है जो आप डिग्री कर रहे हैं उससे रेलिवेंट हो, या जिस में भी आप कर, जिस तरह अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज में कर रहे हैं तो वो मैनेजमेंट साइंसेज से रेलिवेंट होना चाहिए। अगर आप किसी मेडिकल में कर रहे हैं तो मेडिकल से रेलिवेंट होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। यानी कि वो, उसमें ओरिजिनलिटी का ये मतलब है कि उसमें आपने कोई नई बात करनी है। ऐसी चीज़ ना हो कि जो ऑलरेडी किसी ने किया हो और आप भी वही चीज़ कर रहे हैं, दोबारा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो बेहतर नहीं है। तो ये चीज़ होती है। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है। अब मैं आपको आगे एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपके रिसर्च क्वेश्चन वीक कैसे होते हैं, स्टूडेंट्स क्या गलती क्या करते हैं जो आपको नहीं करनी। मैं इधर आपको एक एग्जांपल ये मैं बता देता हूँ, ये मैंने आपके लिए कलेक्ट की है, इनको मैंने टेबल फॉर्म में लिख लिया कि ये वीक रिसर्च क्वेश्चन की एग्जांपल दी है, फिर वाई इट इज़ वीक मैंने रीज़न भी बता दिया है, इम्प्रूव्ड अगर हमने इसको करना हो तो वाई इज़ इट स्ट्रॉन्ग, ये क्यों है। अब आप अगर ये इन पे गौर करेंगे तो ये जो ऊपर जो बातें मैंने आपको बताई है ना, क्लियर, फोकस, स्पेसिफिक, रिसर्चेबल, रेवेलेवेंट एंड ओरिजिनल, इनमें से इन रिसर्च क्वेश्चन में कोई ना कोई एक चीज़ मिसिंग होगी जो वीक होगा, और जो स्ट्रॉन्ग होगा वो इन सारों को
फुलफ़िल करता होगा, यानी कि वो क्लियर भी होगा, फ़ोकस्ड होगा और स्पेसिफ़िक होगा, ठीक है? तो ये अब आप देख लें कि पहला जो है, डज़ सोशल मीडिया अफ़ेक्ट मेंटल हेल्थ? अब इसमें आप एक चीज़ देखें, एक तो ये क्लियर ठीक है आपको समझ आ गई है, लेकिन इसमें ये है कि ये ठीक है क्लियर भी है, मुझे ये क्लियर ही लग रहा है, ठीक है? लेकिन इसमें आप एक चीज़ देखें कि डज़ सोशल मीडिया अफ़ेक्ट मेंटल हेल्थ? भाई मेंटल हेल्थ किन का? स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, किन की बात कर रहे हैं, कौन से किस किस्म के लोगों की बात कर रहे हैं? फिर डज़ सोशल मीडिया अफेक्ट मेंटल हेल्थ? फिर सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं? हम ट्विटर की बात कर रहे हैं, हम फेसबुक की बात कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, हम यूट्यूब की बात कर रहे हैं, या हम फेस या किसी और सोशल मीडिया टूल की बात कर रहे हैं। तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, यानी कि अगर आप चलें इस पे आप काम शुरू भी कर लें तो आप इनके इतने ज़्यादा आपके पास क्वेश्चन जाएंगे कि आपकी जो रिसर्च का पर्पज़ है वही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? यानी कि बहुत ज़्यादा जेनेरिक हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ है कि ये जो है ये स्पेसिफिक नहीं है, फोकस्ड नहीं है, यानी कि इसमें ये जो ख़ास तौर पे जो पॉइंट्स है ना, फोकस और स्पेसिफिक वाला, ये मिसिंग लग रहा है। हालांकि ये रिसर्चेबल है, ये रेलेवेंट भी है और ये मे बी ओरिजिनल भी है, लेकिन जो चीज़ इसमें मिसिंग लग रही है वो क्या है कि ये तो फोकस नहीं और स्पेसिफिक भी नहीं है। अब इधर मैं आपको बता देता हूँ व्हाई इट इज़ सो वीक। टू ब्रॉड लेक्स फोकस ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। ये जो बयान ने आपको बताया कि हम किन की बात कर रहे हैं और फिर हमारा टारगेट ऑडियंस कौन होगा, स्टूडेंट्स होंगे, मेल होंगे, फीमेल होंगे, किस एरिया के होंगे, कहाँ के होंगे, पूरे पाकिस्तान के होंगे, इंडिया के होंगे, पूरे वर्ल्ड लेवल के होंगे। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ हमने फोकस करनी है। अब इसमें देखें कि मैंने इसको नया रिसर्च क्वेश्चन बताया है। तो ये क्या है, हाउ डज डेली इंस्टाग्राम यूज़ इम्पैक्ट एंग्जाइटी लेवल्स इन टीनेजर्स, ठीक है? अब आप मुझे बता दें कि ये कितना स्पेसिफिक हो गया, यानी कि हाउ डज डेली इंस्टाग्राम यूज़ इम्पैक्ट, ठीक है? हमने एक तो स्पेसिफिक कर लिया कि ये हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है? और ये भी हम देख रहे हैं कि एंग्जाइटी लेवल्स इन टीनेजर्स, हमने जो मैं आपको बता रहा था स्टूडेंट्स हैं, मैंने अब टीनेजर्स की बात कर दी है। टीनेजर्स कौन से होते हैं? जो 18 ईयर्स से अबव जो होते हैं, ठीक है? सॉरी 18 ईयर्स के अराउंड होते हैं, जो अभी बालिग हुए होते हैं। एंग्जाइटी लेवल्स, तो ये हमने क्या कर लिया, स्पेसिफिक कर लिया, ठीक है? तो और ये कि क्यों स्ट्रॉन्ग है ये भी मैंने बता दिया। स्पेसिफाइज द प्लेटफॉर्म टारगेट ग्रुप एंड मेजरेबल वेरिएबल, यानी कि ये हम इसका जो वेरिएबल है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है? ये एंग्जाइटी लेवल जो है ये मेजरेबल है, ठीक है? किस तरह मेजरेबल है ये मैं आपको आगे भी बता दूंगा। फिर एक है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है? अब आप ये भी देख लें भाई, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन व्हाट, ठीक है? और इफेक्ट्स किस किस्म के इफेक्ट हों, मतलब क्लाइमेट चेंज के तो बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, तो हम किस फैक्टर की बात कर रहे हैं? हम सारों की बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। इकोनॉमिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, हेल्थ इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा और भी इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हम कर सकते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा वॉग है, ये आपको मैंने ऊपर बता दिया कि कुछ ऐसे होंगे कि जो इनमें से किसी को वैलिडेट नहीं कर रहे होंगे, उनमें से कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा कि वो हमारा एक वैलिड रिसर्च क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाउ हैज़ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन नॉर्थ अमेरिका ओवर द पास्ट डेकेड, ठीक है? अच्छा, ये अगर ये रिसर्च क्वेश्चन पहले किसी ने किया हुआ है ना, तो आप इसको किसी और एरिया में भी कर सकते हैं। अब आप नॉर्थ अमेरिका में न करें, आप पाकिस्तान में कर लें, आप पाकिस्तान के पंजाब की किसी सिटी में कर लें। आजकल वैसे भी क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है प्रोडक्शन में, तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली हमने इसको नैरो डाउन कर लिया एक स्पेसिफिक रीजन में, स्पेसिफिक इंडस्ट्री में और एक टाइम फ्रेम में। इन द पास्ट डेकेड हमने लिखा है, तो हम भी ये कर सकते हैं। हम अच्छा, ये भी चीज़ करने से पहले ना आपने एक चीज़ देखनी है, आपने ये देखना है कि आपके पास इसकी जो डाटा अवेलेबिलिटी है वो कितनी। ये इससे ये लग रहा है कि ये सेकेंडरी डेटाबेस होगा, ठीक है? ये प्राइमरी डेटाबेस नहीं होगा। वो भी खैर डिपेंड करता है कि आप इसको प्राइमरी भी कर सकते हैं, सेकेंडरी भी कर सकते हैं। मसलन आप ये है कि आप जो मुख्तलिफ जो पंजाब के रीजन्स हैं वहाँ पर जो किसान हैं आप उनसे इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, तो वो प्राइमरी बन जाएगा। लेकिन ये जो इस तरह के होते हैं, क्योंकि आप वेदर, ये जो क्लाइमेट चेंज की जो इम्पेक्ट है, आप इस पे खुद इतना काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसमें डाटा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सर्च किया होता है। और जो इंटरनेशनल बॉडीज़ होती हैं, एनजीओज़ होती हैं, यूएन की बॉडीज़ होती हैं,
उन्होंने इस पे ऑलरेडी बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया होता है, और जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी करती हैं। तो इस किस्म के जो टॉपिक है, कोशिश करें कि आप ऐसा टॉपिक्स अगर आपको लगे कि मुश्किल, आप ना सेलेक्ट करें, लेकिन अगर आपको इजी लगे, क्योंकि ये भी अगर आप करेंगे तो ये आपको इस पे भी काफ़ी टाइम लगेगा। और सेकेंडरी डाटा जो होता है आपके पास, अगर ऑर्गेनाइजेशंस हो, जो एनजीओज़ वगैरह हो, तो वो रिलायबल ही माना जाता है। तो ये चीज़ है। अब एक और एग्जांपल में, इज़ एआई यूजफुल इन एजुकेशन। अब इसने कहा है कि ये भी आप देख लें कि काफ़ी जनरल है, ठीक है, इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता। अब एआई ड्रिवन काफ़ी सिस्टम्स होते हैं एजुकेशन में। एआई में क्या बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि हम ट्यूशन में यूज़ करना चाह रहे हैं, हम लर्निंग इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और एजुकेशन में फिर हमने इसमें ये भी देखना है, इज़ एआई यूजफुल इन एजुकेशन। इसको हम थोड़ा, अगर ये लिखा हुआ है, हाउ डू एआई ड्रिवन ट्यूटिंग सिस्टम इन्फ्लुएंस स्टूडेंट एंगेजमेंट इन ऑनलाइन लर्निंग। अब ये देखें काफ़ी स्पेसिफिक हो गया है, ठीक है। अब आप अगर इसमें ऐड कर लेना इन पाकिस्तान, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्पेसिफिक हो जाएगा, स्पेसिफिक टू रीजन हो जाएगा। अगर पहले आपको पता है कि ये काम नहीं हुआ या किसी और कंट्री में हुआ है, तो आप इसको फिर पाकिस्तान के लिए करें। जब आप पाकिस्तान के लिए करेंगे तो आप किसी एक स्पेसिफिक सिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। आप बेशक लाहौर कर सकते हैं, या जिस रीजन में भी आप हैं जहाँ पे आपको लगे कि आप एक डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो उधर आपने करना है। तो ये भी देख लें कि क्लियर है, स्पेसिफिक भी है, तो ये वैलिडेट कर, तो ये एक बेहतर एक रिसर्च क्वेश्चन बन जाता है। फिर है, वाई डू पीपल लाइक फास्ट फूड। ये एक एग्जांपल देख लें। ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, यानी कि रिसर्च ड्रिवन नहीं है ये, बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस पे काम शुरू भी करें तो शायद हम नहीं कर सकेंगे। व्हाट साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कंज्यूमर प्रेफरेंसेस फॉर फास्ट फूड इन अर्बन एरियाज, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, अब इसने देखे ना बड़ा स्पेसिफिक कर लिया, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। ये दो फैक्टर्स हैं, यानी कि दो वेरिएबल्स हैं ये। इन्फ्लुएंस कंज्यूमर प्रेफरेंसेस फॉर फास्ट फूड इन अर्बन एरियाज़। अब आप देखें ना, आपने देखा होगा कि देहातों में जो लोग हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर तो लोग फास्ट फूड इतना नहीं खाते, लेकिन जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह, इस तरह के बड़े शहर हैं, वहाँ पर फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। आप देख लेंगे कि जितने भी ये जो मल्टी मीडिया जो चेन्स हैं, जो फास्ट फूड चेन्स हैं, मैकडोनल्ड है, केएफसी है, इस तरह के जो भी बड़े हैं, ये बड़े शहरों में है, लेकिन ये छोटे शहरों में नहीं होते, देहातों में नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड भी नहीं है। वहाँ पे अगर ये ओपन भी करें तो शायद इनका बिजनेस नहीं चलेगा। तो कोई तो रीज़न है ना कि ये लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, कुछ इसके इम्पेक्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं। आप देखें ना, ये रिसर्च क्वेश्चन किसी ने अगर किया हुआ है ना, तो आप इसमें चेंज भी ला सकते हैं, ठीक है। आप इसमें मसलन ये चेंज ला सकते हैं कि वट अगर, अच्छा, आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं कि अभी तो ये आपने सपोज कर लिया ना कि साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, आप सिर्फ ये लिख सकते हैं, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कंज्यूमर प्रेफरेंसेस फॉर फास्ट फूड इन अर्बन एरियाज। ये भी एक अच्छा टॉपिक बन सकता है। यानी कि यहाँ पर आपने ना फिर एक्सप्लोर करना है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अर्बन एरियाज में फास्ट फूड, जो लोग जो फास्ट फूड यूज़ करते हैं उनको, उनके वो जो यूज़ करते हैं, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं। तो ये आप देख लें। इसी तरह ये मैंने आपको जो कुछ एग्जांपल्स बताई हैं, ये सिर्फ रिसर्च क्वेश्चंस के लिए हैं। बहुत सारे रिसर्च क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आपको लगेगा कि बहुत इजी है, लेकिन वो आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास एक सेमेस्टर टाइम होता है, क्या आप एक सेमेस्टर में ये कर सकते हैं। एक सेमेस्टर का मतलब है 2-3 महीने आपके पास होते हैं, 4 महीने होते हैं, ठीक है। तो आपने, अगर आपका प्राइमरी डेटाबेस है, यानी कि प्राइमरी रिसर्च अगर बेस है, तो आपको कम से कम 1 महीना डाटा कलेक्शन में भी लग सकता है, ठीक है। क्योंकि आप क्वेश्चनियर जब बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्वेश्चनियर अगर आपकी टारगेट ऑडियंस 500 है, 500 है, तो आप 500 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा आपको आंसर देगा। आपको 300-400 लोग ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे, वो भी आपको परस्यू करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों पे टाइम लगता है। तो आप कोशिश करें कि अगर सेकेंडरी डेटाबेस हो तो ज़्यादा बेहतर, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर प्राइमरी की तरफ जब आएंगे तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि आप अपने जो टाइम है उस पर उसको मुकम्मल कर भी सकें, ठीक है। तो ये इस तरह होगा।
आपका कोई भी अगर सवाल है तो आप मेरे से इधर नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल फ्री में गाइड कर सकता हूँ, कोई इसमें मेरे कोई चार्जेस नहीं है। तो और इसके अलावा जो आपका जो कंप्लीट थीसिस या डिसर्टेशन का पार्ट होता है, कोई भी होता है, उसमें आप देख लें कि आपका जो पूरा जो थीसिस होता है उसमें इंट्रोडक्शन होता है। ये चीज़ें इंट्रोडक्शन में आती हैं, रिसर्च एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन जो है ये आपके इंट्रोडक्शन के पार्ट में आते हैं। बेसिकली इंट्रोडक्शन का पार्ट ही आपका प्रोपोजल बन जाता है। उसके बाद फिर आपका लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर होता है, फिर उसके बाद आपका मैथडोलॉजी का होता है, फिर उसके बाद रिजल्ट्स कंक्लूजन्स डाटा एनालिसिस होता है, फिर उसके बेस पे आपके रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन होती हैं, ठीक है। तो ये जो मेन जो चैप्टर्स होते हैं वो ये होते हैं। तो मैं आपको आउटलाइन भी भेज दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट थीसिस के हर पार्ट के लिए सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको मैं इधर शेयर कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, इसको सुन लें, ये आपको बहुत हेल्प देगा। थैंक यू वेरी मच।